Hello ji, Assalamu alaikum. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brainry. आज हम बात कर लेते हैं कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। ख़ास तौर पर जो जीके के सब्जेक्ट हैं, जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट लाइक जनरल नॉलेज 1, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल नॉलेज 2, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 3, पाकिस्तान अफेयर्स। इसमें बात करेंगे कि बच्चे गलती क्या करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग दीज सब्जेक्ट्स एंड व्हाइल अटेम्प्टिंग दीज सब्जेक्ट्स इन द एग्ज़ाम। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी की और इसमें जनरल साइंस के पोर्शन की। इसमें जो स्टूडेंट का एस्पायरेंट का मसला देखा गया है, एग्जामिनर्स की रिपोर्ट आप उठाकर देख लें, डिफरेंट उसके अंदर स्कोर्स आप उठा के देख लें, ट्रेंड उठाकर देख लें, तो हमें जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट को ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, नेचुरल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती या फिर वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की तरफ जाते नहीं हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग दीज सब्जेक्ट। अब वो क्या करते हैं, वो फिर रूट लर्निंग के ऊपर चले जाते हैं। वो डिफरेंट बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, गाइड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट एकेडमीज़ की नोट्स की तलाश में जो है वो घूमते रहते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप नहीं करते और उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसिंग होती है। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं लाइक रडार है, ओवन है, लेज़र है, उनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं। इसी तरह जो है वो अगर हम फिज़िकल साइंसेज़ का पोर्शन देखें, उसमें अगर एस्ट्रोनॉमी का पोर्शन देखें, स्टार हो गए, गैलेक्सीज़ हो गई, ब्लैक होल हो गए, इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो वहाँ पर मिसिंग होती है और वो ये समझते हैं कि सिर्फ रूट लर्निंग से वो वहाँ पर उसको पास कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने में आई है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि जब वो कॉन्सेप्ट्स भी अगर क्लियर कर लेते हैं, तो जब वो अटेम्प्ट करते हैं जनरल साइंस का पेपर एग्ज़ाम के अंदर ख़ास तौर के ऊपर, तो वो उसी माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट कर रहे होते हैं जिस तरह के वो बाकी के 10 या 11 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। यानी वहाँ पर भी वो समझते हैं कि इसमें मैं जितना ज़्यादा लिखूँगा या लिखूँगी, मुझे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। वहाँ पर वो इंट्रोडक्शन, कॉन्क्लूजन और बॉडी, वो जो एक स्टैंडर्ड एसओपी है सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, उसके ऊपर जा रहे होते हैं। हालाँकि जब भी आप नेचुरल साइंसेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और वो भी जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से नहीं लिखते। आपको जो उसने पूछा होता है, आप डायरेक्टली उसी पॉइंट के ऊपर हिट करते हैं। अगर उसने पूछा है कि जो है वो कोई भी आप जो है वो 5 नेगेटिव इम्पैक्ट्स या इम्प्लीकेशंस बता दें ग्लोबल वार्मिंग की, तो फिर आप 5 जो है वो इम्प्लीकेशंस बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, फिर आप बाकी की बातें वहाँ पर नहीं करते। आपने वहाँ पर एग्ज़ामिनर के सामने अपनी नॉलेज को शो नहीं करना होता, एग्ज़ामिनर ने जो पूछा है, आपने सिर्फ़ उसी का आंसर देना होता है। लेकिन अगेन स्टूडेंट के अंदर रिलक्टेंट है और वही जो हमारा एक समझ लें मिथ है, वो उनके दिमाग में बैठी हुई है कि जितना लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। फिर दूसरी चीज़ जो देखी गई है कि प्रेज़ेंटेशन के अंदर भी जनरल साइंस के पेपर में आप जितने भी पिक्टोरियल रिप्रेज़ेंटेशन देंगे, आप डायग्राम्स बनाएँगे, आप डिफरेंट टेबल्स बनाएँगे, तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। अगर आप उस ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर क्वेश्चन है, उसने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल पूछा है, तो अगर आप ऑप्टिकल फाइबर की वहाँ पर डायग्राम बना देंगे, तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। फिर अगर जनरल साइंस के बाद अगर हम एबिलिटी के पोर्शन की बात करें, तो वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो बुरा परफ़ॉर्म करते हुए हमें दिखे। उसकी वजह ये है, 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि एफपीएससी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद ईच पासिंग ईयर जो एबिलिटी पोर्शन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ाता चला जा रहा है। अगर आप 2016 का पेपर उठाएँ और 2023 का पेपर उठाएँ या 24 का पेपर उठाएँ, डिफ़रेंस आपके सामने आपको नज़र आ जाएगा। दूसरी वजह यह है कि स्टूडेंट एबिलिटी के पोर्शन के ऊपर फोकस नहीं करता। फिर अगेन वो स्टूडेंट्स जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है या मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो बिल्कुल ही इसको इग्नोर कर देते हैं। वो ये सब बात नहीं समझते कि ये एबिलिटी का पोर्शन, मैथ्स का पोर्शन ख़ास तौर के ऊपर इट नीड्स कंटीन्यूअस प्रैक्टिस। अगर आप
कंटिन्यूस प्रैक्टिस के अंदर नहीं है, अगर आपको उसके अंदर ट्रिक्स एंड टिप्स का नहीं पता, अगर आपके अंदर वो प्रैक्टिस नहीं है कि आप विदाउट कैलकुलेटर जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर पाएँ, तो आप एबिलिटी के पोर्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ना सिर्फ वो 40 मार्क्स आपको वहाँ पर आपको इम्पैक्ट करेगा आपके रिजल्ट के ऊपर, बल्कि स्क्रीनिंग में भी जो है वो आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्क्रीनिंग में भी एबिलिटी का एक खासा पोर्शन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल साइंस के यानी जनरल नॉलेज के पेपर 2 की, जो कि है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का इशू ये है हमारे स्टूडेंट्स का कि वो करंट अफेयर्स में करंट चीज़ प्रिपेयर नहीं करते। कंटेम्प्रेरी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन को प्रिपेयर नहीं करते। इसमें मैं कुछ ज़िम्मेदारी टीचर्स की को भी डालूँगा, अकेडमीज़ के ऊपर भी जो है उनको भी ब्लेम करूँगा कि वो भी स्टूडेंट्स को करंट डायनामिक्स नहीं पढ़ाती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडो पाकिस्तान का एक टॉपिक है और आप उसको करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आपने सिर्फ़ उसके अंदर हिस्ट्री नहीं पढ़ानी कि जी 1947 में जो है वो पार्टीशन हुआ, 48 में पहली वॉर हुई और फिर जो क्राइसिस आए, फिर 65 में दूसरी वॉर हुई, फिर 71 में तीसरी वॉर हुई, फिर जो है वो 90s में जो है वो एक कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला चला। ये आपने जस्ट रिकैप में आपने आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर उसको बता देना होता है। देन पूरी क्लास आपकी 1, 2, 3 क्लासें कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स के ऊपर होती हैं कि भाई अभी का क्या मसला है, किस तरह बैलेंस ऑफ पावर इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, पाकिस्तान के पास क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं, क्या हम अपनी अलायंस मेकिंग कर सकते हैं, किस तरह इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक जो है वो मैदान के अंदर आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। अगेन हमारे पास पॉलिसी मेजर्स क्या हैं, कश्मीर इशू के ऊपर जो है वो क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या है, कीपिंग इन व्यू द कंटेम्प्रेरी स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, पार्टिकुलरली आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को जो उन्होंने ख़त्म किया। अगेन बीजेपी की जो है वो थर्ड टर्म है, क्या इस तरह के मज़ीद जो है वो एग्रेसिव स्टेप्स आप नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर करेंगे तो रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? ये सब चीज़ें आपने उसके अंदर देखनी होती हैं। बट अगेन हमारी एकेडमीज़ में टीचर्स की वजह से और कुछ स्टूडेंट्स की भी कोताही की वजह से वो ये प्रिपेयर नहीं कर पाते और एट द एंड एग्ज़ाम में भी वो यही बातें लिख रहे होते हैं जिससे नंबर नहीं आते। आप एग्जामिनर रिपोर्ट उठा के देख लें, वहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट थिंक दैट इफ़ दे राइट मोर दे विल स्कोर मोर, बट ऐसा नहीं है। जो पूछा गया है वही चीज़ आपने लिखनी होती है और वो आप जब ही लिख सकते हैं जब आपने कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स को समझा हो, उसको पढ़ा हो और आपने उसको प्रिपेयर किया हो। वो आप जब ही करेंगे जब आप मार्केट में अवेलेबल बुक्स से, अवेलेबल नोट्स से अपने आप को बचाएँगे और जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, डिफरेंट मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनसे आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। फिर जो दूसरी चीज़ करंट अफेयर्स के पेपर में देखी गई है, जो स्टूडेंट्स अगेन लैक कर रहे होते हैं, एंड इट इज़ द लैकिंग ऑफ एविडेंस। उनके पास सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता, दे सिंपली राइट आर्ग्यूमेंट्स कि फॉर एग्जांपल कि भाई इंडिया की तरफ से जो है वो एलओसी की वायलेशन जो है वो फ्रीक्वेंट होती रहती है। इंडिया कंडक्ट फ्रीक्वेंट वायलेशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल और उसकी वजह से जो है वो रीजन की सिक्योरिटी खतरे में है। अब ये तो आपका आर्गुमेंट हो गया, इसका एविडेंस भी आपने देना होता है कि भाई अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोर्स जो भी आपके पास है, यूनाइटेड नेशंस का मिशन है, ऑब्जर्वेबल ग्रुप इंडिया पाकिस्तान का, उसकी आप स्टैट्स दे सकते हैं, आईएसपीआर की स्टैट्स आप दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईएसपीआर अभी तक इस साल में इंडिया ने इतनी एलओसी की वायलेशंस की। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपको हर एक आर्गुमेंट का आपको एविडेंस चाहिए होता है। सिर्फ ये लिख देने से कि पाकिस्तान अगर वाटर क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस या पाकिस्तान इज़ ऑन द वे ऑफ एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी,
आपका जो आर्गुमेंट वो कंप्लीट नहीं होता। आपको बताना पड़ता है कि भाई अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी की रिपोर्ट है पाकिस्तान वाटर क्राइसिस के ऊपर, या फैल्कन मार्क इंडिकेटर है, उसमें पाकिस्तान की पर वाटर अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, फ्यूचर प्रिडिक्शंस क्या हैं, क्यों आप समझते हैं कि पाकिस्तान एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी को जो है वो फेस कर रहा है। ठीक है जी। तो यानी कहने का मकसद यह है कि आर्ग्यूमेंटेशन के साथ साथ एविडेंस भी लाजमी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट थिंग है पाक करंट अफेयर्स के अंदर, वो फिर आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि किस तरीके से आपके जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपने हाईलाइट किए हुए हैं, और एग्जामिनर के लिए आपने आसानी की हुई है कि वो आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए आपको जो है वो अच्छे नंबर्स दे, जिसके अंदर अगेन टेबल्स आ जाते हैं, फ्लो चार्ट्स आ जाती हैं, डायग्राम्स आ जाते हैं, मैप्स आ जाते हैं, डिफरेंट कोटेशंस रेफरेंसेस आ जाते हैं, और फिर आप उसको किस तरीके से जो है वो मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं अपने आंसर्स के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको खुद से आर्गुमेंट बिल्ड करना पड़ता है, कीपिंग इन व्यू द डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन। अगर आपकी इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन सही नहीं है, उसके अंदर एरर है, आप अपनी बात को क्लियरली एग्जामिनर तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको अच्छे नंबर लेना करंट अफेयर्स के अंदर मुश्किल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जीके का जो पेपर 3 है पाकिस्तान अफेयर्स, उसमें मसला ये देखा गया है, एग्जामिनर की रिपोर्ट में भी ये बात मौजूद है, कि स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायनामिक्स की, वो बहुत जो है वो एक एमेच्योर लेवल के ऊपर है, वो बहुत शैलो है। उसका रीज़न ये है कि अगेन स्टूडेंट्स जो है वो रटी रटाई जो नोट्स होते हैं या गाइड्स होते हैं, उनसे जो है वो इसको प्रिपेयर करते हैं, और उन टीचर्स की बात मान रहे होते हैं, उन अकेडमिक्स की बात मान रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान अफेयर्स तो कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अनदर पेपर ऑफ करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अफेयर्स को अटैम्प्ट करने के लिए आपको पाकिस्तान की डायनामिक्स को सही तरीके से समझना पड़ता है, और उसके लिए कुछ क्वालिटी बुक्स जो कि रिकमेंडेड भी हैं, आपको वो पढ़नी पड़ती हैं। पूरी बुक को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। हमेशा बुक के कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपने पढ़ने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पाकिस्तान अफेयर्स की ही बात कर लें, तो मलिया लोधी की जो बुक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्राइसिस स्टेट वाली, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके कुछ चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, वो आपने पढ़ने चाहिए। इसी तरह जो है हमारे फॉर्मर स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे, उनकी जो बुक है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, उसके कुछ चैप्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपने पढ़ने चाहिए। इसके इसके अलावा 2-3 बुक्स हैं जिसके कुछ चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाकिस्तान की डायनामिक्स की, और फिर आप जो है वो उन क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करें। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इसके ऊपर काम करेंगे, और इसी तरीके से अपने जीके के पार्ट को प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप अब अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।